छांगुर बाबा भी विचित्र था। आप सोचिए कि कितना बड़ा रहस्य लोक था उसका। 5,000 से ज़्यादा धर्मांतरण कराए उसने। एक महिला ने कहा कि वो कलमा पढ़वाते थे और गाय का मांस एक टुकड़ा खिलाते थे। झगड़ा फसाद मत करो, सिर्फ एक काम पर फोकस करो, आबादी बढ़ाओ। यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी सामने है, बवाल मचा हुआ है, वो है छांगुर बाबा का। जलालुद्दीन जब छांगुर में तब्दील हो रहा था, जिंदा पीर कहा जाने लगा था, तब जो अधिकारी वहां तैनात थे जिन्होंने कभी इसके खिलाफ किसी को आवाज नहीं उठाने दी, वो अधिकारी दंडित किए जाए। 500 करोड़ रुपया आ गया और किसी को पता ही नहीं लगा। फिर ये आर्थिक अपराध शाखा क्या कर रही है? पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया। लोग कंप्लेन लेके तो गए थे ना अमिताभ जी, लेकिन जो सिस्टम था वो उनको उल्टा ये कहता था कि भाई बाबा से न टकराओ, और जो फिर भी नहीं मानते थे, बार बार जाके नॉक करते थे सिस्टम का दरवाजा, उनके खिलाफ छांगुर बाबा मुकदमा दर्ज करा के जेल भिजवा देता था। लेकिन सिर्फ ये धर्मांतरण का नेटवर्क नहीं था, इसमें ब्लैकमेलिंग, तमाम चीजें ऐसी थी जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें छांगुर बाबा के पास जो उपाय थे उसमें ये सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, ब्लैकमेलिंग, परिस्थितियों के वीडियो, ये सब फिर इसका इस्तेमाल होता था। इतना बड़ा जो साम्राज्य जो ध्वस्त किया गया, अभी इतनी पावरफुल सरकार, मतलब सरकार को भनक नहीं। एप्लीकेशन गई, कोई भी पिटीशन गई, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपने डाला और हाई कोर्ट में डालो, या राष्ट्रपति को भेजो या प्रधानमंत्री को ऑफिस में भेजो, वो जाएगा तो वही ग्राउंड पर आख्या के लिए। आप कुछ भी लिखिए, पूछिए, वो बता देते हैं नहीं सर सब ठीक है, डोंट वरी। यहाँ कोई ऐसा नहीं, सब फॉल्स एलिगेशंस हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। यूपी में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी सामने है, बवाल मचा हुआ है, वो है छांगुर बाबा का जी। मतलब ये नहीं समझ में आ रहा अमिताभ जी कि इतना बड़ा एक कांड हो गया, इसके तार नेपाल से लेकर अरब देशों से ना जाने कहाँ से जुड़े हैं, और किसी को भनक तक नहीं लगी। आप इस पर तमाम प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं, आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, छांगुर बाबा एक दिन में नहीं बन सकता कोई, और जब ये विषय मेरे उसमें आया संज्ञान में, तो मैंने सबसे पहले यही सवाल उठाया अपने शो में कि ठीक है, छांगुर बाबा गिरफ्तार हो गया, उसको चेले गिरफ्तार हो गया, बाकी को ढूंढा जा रहा है, ठीक है। उसका जो दुकान मकान था सब ध्वस्त हो गया, खाते सीज हो गए, और लेकिन मेरा सवाल ये था कि वो लोग जो अधिकारी वहाँ तैनात रहे, जिन दिनों छांगुर बाबा में तब्दील हो रहा था, जलालुद्दीन जब छांगुर में तब्दील हो रहा था, जिंदा पीर कहा जाने लगा था, तब जो अधिकारी वहाँ तैनात थे जिन्होंने कभी इसके खिलाफ किसी को आवाज़ नहीं उठाने दी, वो अधिकारी दंडित किए जाए। आज जब मैं आपके साथ इस शो में बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का संतोष है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद एक दौर में तैनात रहे एक एसडीएम, 2 पुलिस के सीओ, सर्किल ऑफिसर जिनको बोलते हैं, और 2 इंस्पेक्टर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने कहा कि वो लोग भी पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने छांगुर बाबा को छांगुर बाबा बनाया। एक दूसरी बात, आप सोचिए, विदेशों से पैसा आया 500 करोड़ 40 अलग अलग खातों में। ये कबूतर के मुंह में डॉलर दबा के तो भेज नहीं दिया बलरामपुर। एक ट्रांजैक्शन हुआ होगा, बैंकों में हुआ। बैंकों का ट्रांजैक्शन विदेश से, अगर विदेशी मुद्रा में आप जमा कर रहे हैं और उस देश की मुद्रा में उसको कन्वर्ट करके मिलना है, ट्रांसफ़र होना है, तो इसमें आरबीआई की भूमिका खड़ी होती है बीच में। जिन लोगों ने पैसा विदेश भेजा है किसी न किसी कारण से, अपने किसी न किसी खर्च के लिए अपने परिजनों को, वो इस बात को जानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बैंक में गए और काउंटर पर पैसा जमा करा दिया, नहीं, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आपकी पहचान और जिसको दिया जा रहा है उसकी पहचान, सब कुछ उल्लिखित होता है, आरबीआई से अप्रूवल होता है, देन पैसा ट्रांसफ़र होगा। ठीक, उसका एक शुल्क है। 500 करोड़ रुपया आ गया और किसी को पता ही नहीं लगा। फिर ये आर्थिक अपराध शाखा क्या कर रही है? ये लूडो खेल रहे हैं, ये इस कथा सुन रहे हैं। भाई ये तो मुझे समझ में आता है कि भारतीय रुपया है, उसके पास मिलता 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नगद, समझ में आता कि जुटा लिया। डॉलर और रियाद में जो पैसा आ रहा है उसकी जानकारी कैसे नहीं लगी? बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया।
पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़ा हो गया। लोग कंप्लेन लेके तो गए थे ना अमिताभ जी। कंप्लेंट लेके लगातार जाते रहे, लेकिन जो सिस्टम था वो उनको उल्टा ये कहता था कि भाई बाबा से ना टकराओ, और जो फिर भी नहीं मानते थे, बार बार जाके नॉक करते थे सिस्टम का दरवाजा, उनके खिलाफ छांगुर बाबा मुकदमा दर्ज करा के जेल भिजवा देता था। ये जो चीज़ है, अब छांगुर बाबा भी विचित्र था। आप सोचिए कि कितना बड़ा रहस्य लोक था उसका। 5,000 से ज़्यादा धर्मांतरण कराए उसने, 5,000। ये तो डरावना फिगर है। हाँ, और 1,000 खाए पिए बिल्कुल मुस्टंडे टाइप के लड़के रखे उसने, 1,000। सोचिए। और भनक नहीं लगी मुझे, ये नहीं समझ मान लिया कि मोहल्ले में गली में घूम रहा है कोई। एक सऊदी का एक लड़का था मुस्लिम, वो इनका वो था ट्रेनर इन 1,000 लड़कों का। वो इनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया करता था कि आपको हिंदू बनना कैसे है, शायद वसीम नाम था। हाँ, अपने परिवार को हिंदू के रूप में प्रोजेक्ट करना है, फिर लड़कियों को धीरे धीरे ल्योर करना है, धीरे धीरे उनको फंसाना है अपनी जाल में। और एक लेडी आर्मी टाइप की उसने भी सिस्टम रखा था। क्या ये लड़की आ गई, फिर जो उसका जो महिला विंग था छांगुर का, वो लड़का अब जिस हिंदू लड़की को फंसा के लाया उसको उस महिला विंग से इंट्रोड्यूस करा देगा, फिर महिला विंग उसको ले जाके छांगुर बाबा से मुलाकात करा देगी। तो ये जो एक पूरा नेटवर्क था। लेकिन सिर्फ ये धर्मांतरण का नेटवर्क नहीं था, इसमें से लेकर ना जाने मतलब गैंग से लेकर ब्लैकमेलिंग, तमाम चीज़ें ऐसी थी जो एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। इसमें जब आपने लड़की को जब जिस मोड़ पर लड़की को ये पता लगता था कि मैं फंस गई और ये हाँ वो है मुसलमान हैं ये लोग और मेरा धर्म बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रतिरोध करती थी बच्ची। उस प्रतिरोध का दमन करने के लिए छांगुर बाबा के पास जो उपाय थे उसमें ये सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, ब्लैकमेलिंग, कुछ ऐसे परिस्थितियों के वीडियो, ये सब फिर इसका इस्तेमाल होता था। वो लड़के जिन्होंने हिंदू बन के उसको फंसाया, वो लड़के इस बात के लिए ट्रेंड होते थे कि आप इस बच्ची के साथ, इस महिला के साथ, इस लड़की के साथ जो कुछ भी आपके अंतरंग समय हो, क्षण हो, उनको विजुलाइज भी, मतलब वीडियो भी उनका कर लीजिए, ताकि अगर ये लड़की भागने की कोशिश करे तो इसको वो दिखा पाए। इसलिए पूरा मायाजाल था। और इनकी शादियां किससे कराई जाती थी? कोई आतंकी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए या स्लीपर सेल के लोग होते थे, कैसे था? स्लीपर सेल और आतंकी तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ लोग हो भी सकते हैं, बट मूल बात जो थी ना वो ये धारणा थी कि हमको 2047 तक, जैसे पीएफआई का जो एक लिटरेचर एक बार पकड़ा गया था जब छापे मारे थे सेंट्रल एजेंसीज ने पीएफआई के ऑफिसेस में, तो उसका में एक डॉक्यूमेंटेशन था जिसमें ये कहा गया था कि 1947 तक हमको भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर देना है, बिना लड़ाई बिना झगड़े के। तो कैसे? कि मुसलमान की आबादी बढ़े। और आबादी आप देखिए आज दुनिया में सबसे तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। हिंदू और क्रिश्चियन दोनों डिक्लाइन कर रही हैं उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्या मुसलमानों का रॉकेट कितना भाग रहा है। और वो मानते हैं कि एक महिला का मतलब 5-7 बच्चे, उससे ज़्यादा, मतलब इतना तो वो मानकर चलते हैं। हमारे यहाँ एक महिला का मतलब एक या एक बच्चा, 2 बच्चे, हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा का तो कोई स्कोप ही नहीं। तो उनका लक्ष्य ये था कि करीब 570 के आसपास जिले हैं अब इस वक्त भारत में जो हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसका लक्ष्य ये था कि भाई इनमें आबादी का संतुलन बदल दो। और ये लोग इस ढंग का एक वैचारिक वो चलाते हैं अभियान कि झगड़ा फसाद मत करो, क्या सिर्फ एक काम पर फोकस करो, आबादी बढ़ाओ। अभी लगभग 22-23% मेरे ख्याल से मुस्लिम आबादी देश में हो गई, यानी मोटे तौर पर 4 में 1, मोटे रफली, ठीक।
जिस दिन ये आबादी 30-32% हो गई, यानी अभी जितनी उसमें 10% और ऐड हो गई, उस दिन वो लोग कहते हैं कि हम हंस के वोट से ही सरकार ले लेंगे। तो क्या दिक्कत है? क्योंकि उनका वोटिंग पैटर्न और हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न में अंतर है। हम एक मुश्त वोट नहीं देते, वो एक मुश्त वोट देते। उनका वोटिंग परसेंटेज हमसे ज़्यादा रहता है। मुस्लिम इलाके में 90% वोट हो जाता है, हिंदू इलाके में 40% हो पाता है। ये भी अंतर है। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए तलवार की जरूरत नहीं, बच्चे हो तो बस सब काम हो जाएगा। वोट तो देंगे, वोट देंगे तो हम पलट देंगे सरकार। एक के बाद एक कई लड़कियां जो हैं सामने आ रही हैं और सबकी अपनी कहानी है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो साम्राज्य जो ध्वस्त किया गया, अभी इतनी पावरफुल सरकार जी, हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार, मतलब सरकार को भनक नहीं कुछ, मतलब ये योगी सरकार की एक विफलता में गिना जाना चाहिए इसे। असल में होता क्या है कि कोई भी आप एप्लीकेशन गई, कोई भी पिटीशन गई, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपने डाला और हाई कोर्ट में डालो, या राष्ट्रपति को भेजो या प्रधानमंत्री को ऑफिस भेजो, वो जाएगा तो वही ग्राउंड पर आख्या के लिए। आख्या तो वही एसडीएम देगा, वही डीएम देगा, वही कलेक्टर कप्तान देगा, वही सीओ देगा। अरे डीएम भी खुद तो मौके पे जाएगा ना, वो एसडीएम को लिखेगा कि आप जांच करिए और बताइए क्या हुआ। क्या जिनको रिपोर्ट लिखनी है वो छांगुर के लोग होते थे। आप कुछ भी लिखिए, पूछिए, वो बता देते थे नहीं सर सब ठीक है, डोंट वरी। यहाँ कोई ऐसा नहीं, सब फॉल्स एलिगेशंस है। नहीं, लेकिन 40 कमरे आपने तस्वीरें देखी होंगी, मतलब घोड़े से लेके एनिमल्स वहां पे मतलब रखे हुए थे तमाम। हाँ। और यहाँ तक कि घोड़ों के लिए जो फ्लोर था अस्तबल में, वो भी मार्बल का था। जी हाँ। मतलब हर तरह की। भाई होता क्या है, निचले स्तर पर जो प्रशासन है ना, उसमें भ्रष्टाचार की समस्या इतनी सार्वभौमिक हो गई है। जो पीड़ित लोग हैं, जिनके बयान आए हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बाबा सबको जेब में रखता था, क्या दरोगा और क्या थानेदार और क्या रजिस्ट्री ऑफिस के बाबू। कैसे इतना पावरफुल बन गया एक फेरी लगाने वाला इंसान जो पत्थर बेचता हो। देखिए, इसका भाग्य बदला ये जो नीतू है ना, नवीन और नीतू। हाँ, नवीन और नीतू। अब कुछ लोग कहते हैं नीतू इसकी बाबा की गर्लफ्रेंड है, अब जो भी हो। तो बाबा का भाग्य बदला। बाबा के भाग्य में ये वैभव का राजयोग आया तब, जब मुंबई में ये वहाँ पीर हाजी पीर की दरगाह के बाहर भी अंगूठी बेचता था, रत्न बेचता था, नकली असली जो भी। ये परिवार इससे कहीं टकरा गया, इसने उनको कोई नग दे दिया, उनका कुछ अच्छा हो गया। वो किस्मत से। बाबा के पास कोई शक्ति होती तो बाबा अपने रिहाई नहीं करा लेता। ये लोग बाबा के संग शिष्य हो गए, इनके पास पूंजी थी। बाबा ने कहा कि मुझे पैसा वाला आदमी मिल जाए तो मैं फिर पूरी दुनिया में अपना झंडा फहरा दूंगा। तो उन्होंने, गुरु जी हम आपके साथ हैं। वो अपना कारोबार मुंबई का समेट के 10-20 करोड़ रुपया लेके आ गए बलरामपुर। समझिए, बलरामपुर को क्यों चुना होगा? बलरामपुर वो उसका मानना था कि भाई नेपाल के पास है, तो गतिविधियों में सहूलियत रहेगी, आना जाना, रुपया पैसा, हवाला, दिस दैट। और नेपाल में थोड़ी चीज़ें इजीली मैनेजेबल हैं। वहाँ बॉर्डर तो हमारे यहाँ 9 में कोई सील वाला बॉर्डर तो है। इधर आदमी पान खाया और उधर थूकने चला गया, ये स्थिति है। इसलिए नेपाल को चुना। तो जब ये लोग यहाँ आ गए तो उसके आरंभिक पैसे से बाबा ने 41 गाड़ी ले ली, कुछ ज़मीन खरीद ली, कुछ कब्जा कर ली, और फिर बाबा ने कुछ लोगों को लेकर धर्मांतरण कराना शुरू किया। और फिर इसका जो एक वैश्विक स्तर पर जो इसका प्रचार है वो बाबा ने किया। तो जो दुनिया भर के बड़े ऐसे संगठन हैं जो इस्लाम में धर्मांतरण और इस्लाम को फंड करते हैं, वो लोग बाबा के संपर्क में आ गए। मतलब देखिए कि एक परिवार मैं सुन रही थी ऐसा है जो वो शायद ये नीतू और नवीन ही, कि वो गए नहीं लेकिन उनका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट वहाँ से बनकर आया। भाई
जब आप एक बच्ची को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि मैंने तो मुसलमान धर्म स्वीकार ही नहीं किया शादी में, और बाबा ने भी कह दिया था कि ठीक है तुम हिंदू रहो, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो जाएगी। लेकिन जो निकाहनामा है उसमें उसको मुस्लिम लिखवा दिया, दस्तखत करा दिया। उसके बाद कहा कि अब मुसलमान कलमा पढ़ो, और एक महिला ने कहा कि वो कलमा पढ़वाते थे और गाय का मांस एक टुकड़ा खिलाते थे और उसका वीडियो बना लेते थे। तो मतलब उसमें अपराध भी था, उसमें रहस्य भी था, उसमें भ्रष्टाचार भी था। लेकिन अमिताभ जी, ये तो हो गया कि सरगना छांगुर, लेकिन जितना भयभीत करने वाली ये पूरी कहानी है, मुझे लगता है कि ये अभी कहानी का अंत नहीं है। ये इसके ना जाने कितने गुर्गे कहाँ होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे भी ऐसा लगता है कि छांगुर एकमात्र व्यक्ति नहीं हो सकता, और इतना बड़ा नेटवर्क, अभी मान लीजिए जैसे जो आए 1000 लड़के इसने रखे थे सैलरी पर, वो 1000 कहाँ हैं? वो सामने आने चाहिए। इसके अपराध में वो लोग भागीदार थे। महिलाओं की एक बटालियन रखता था इस सब के काम के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, वो लोग कहाँ हैं? क्योंकि अभी भी छांगुर बाबा से जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनका उसने उत्पीड़न किया है, वो लोग आज भी ये कहते हैं कि अभी 50% काम हुआ है। छांगुर जेल में है, लेकिन छांगुर के शूटर, छांगुर के अपराधी खुले हैं, और वो अभी भी उन लोगों को धमकी दे रहे हैं कि बाबा से मत उलझो, बाबा छूट के आएगा तो फिर तुमको जिंदा दफना देंगे। इसलिए अभी आप ये कहें कि संपूर्ण उन्मूलन हो गया, नहीं। और इसकी जांच थोड़ा सा इस एंगल से भी होनी चाहिए कि जिससे ये निष्कर्ष भी हम निकाल पाएं कि भविष्य के लिए चेक एंड बैलेंस क्या होने चाहिए, ताकि कोई छांगुर नहीं बन पाए। एक बड़ा प्रश्न है कि आप सोचिए कि अगर इसने 5000 बच्चियों का ही कन्वर्जन कराया तो छोटा कन्वर्जन नहीं है। एक का कन्वर्जन भी छोटा नहीं है, तो, क्यों उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है और तबाह हो जाती है जिंदगी। और दूसरा, जो कुछ बुनियादी सवाल खड़े हुए हैं, जैसे विदेशी फंडिंग, एनजीओ में भी विदेश से पैसा आता है, लेकिन उसमें एमएचए बीच में होता है, रिजर्व बैंक बीच में होता है। ये डायरेक्ट कैसे हो गया पैसा? किन की जिम्मेदारी है ये सब देखने की? और एक बात मैं ये भी कहता हूँ कि निचले स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए कि अगर आपके इलाके में, आपके जुरिस्डिक्शन वाले इलाके में कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा हुआ और अवैध निर्माण हुआ, तो हम वो अवैध कब्जा करने वाले के साथ साथ आपको भी मुकदमे में दोषी बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, आपके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे। अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। भाई, राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि सरकार की जमीन को कब्जा ना करें। आप रोज उधर से गुजर रहे हैं और वहां कब्जा हो गया आपको। अमिताभ जी, आपको पूरी दुनिया सुनती है, देखती है, और बहुत आपकी तारीफ तो खैर हर जगह होती है। मैं चाहूँगी कि लोग सुने कि अगर इससे बचना है, हमारे देश की लड़कियों को, ख़ास तौर से हिंदू लड़कियों को, अगर इस तरह के धर्मांतरण के रैकेट से बचना है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कलाबा बांध के छलावा करने लगे लोग, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ी चाहिए। कुछ पेशे ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम नौजवान बहुतायत में है। जिम ट्रेनर मुस्लिम नौजवान बहुतायत के, मेकअप, हेयर, इस सब में क्या, टेलरिंग, वहाँ से भी ये लोग रास्ते खोजते हैं नज़दीक जाने के, और इस तरह के काम को। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जितने भी केस देखिए, ये सारे केसेस में एक बात की साम्यता है लगभग सभी में, कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जाल फेंका गया, जैसे हनी ट्रैपिंग होता है। इस बात का ख्याल हर बच्ची को रखना चाहिए। सोशल मीडिया पर आप ना रहें ये कहना ठीक नहीं, रहिए,
लेकिन सोशल मीडिया की लक्ष्मण रेखा का अंदाज होना चाहिए। कोई आपको कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल करे, लक्ष्मण रेखा को पार मत करिए। एक बार पार किया और वो चीजें सेव हो गई तो फिर आपकी डोर उसके हाथ में। लेकिन लड़की वो टारगेट ही सॉफ्ट टारगेट, जैसे जो थोड़ा सा गरीब तबके से हो, जरूरतमंद हो, ऐसे को वो टारगेट बनाते हैं ताकि उनको पैसे का लालच देकर थोड़ा सुख सुविधा दे दिया, प्यार मोहब्बत दिखा दिया, तो लड़की कैसे पहचाने? मैं तो कहता हूँ कि अब लड़कियां नहीं पहचान पाई अलग बात है, लेकिन सामान्यतः अगर आप देखें क्या उच्चारण, वाणी, क्या चाल ढाल, सब में कुछ कुछ अंतर है। और माँ बाप को नहीं सुनना भी एक फैशन हो चुका है। ये नहीं, इस बच्चियों को भी समझना चाहिए कि भाई जो उच्चारण आपके भाई के दोस्त का है वो इन भाई साहब का तो नहीं है जो चुपके से बात कर रहे हैं आपसे। बट उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि हिंदू कैसे बने। फिर भी कितनी भी ट्रेनिंग दीजिए, सब नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अगर आप उस सीमा तक जाना चाहते हैं कि इनके साथ हमको जीवन जीना है, तो उनको जितनी जल्दी हो अपने परिवार के बीच में लाइए, उस आदमी को खड़ा करिए। वो लोग इसके लिए कभी तैयार नहीं होते। वो कहते तू उनको छोड़ यार, माता पिता को। 18 साल की बच्ची है, 19 साल की बच्ची है, 20 साल की बच्ची है, उसके हाथ में कभी 2000 रुपये रख दिए, कभी 5000 रख दिए, कभी मोबाइल दिलवा दिया है? और उन्होंने टारगेट मर्दों को भी किया। ये जो परिस्थिति बनती है इसमें परिवार की भूमिका तो तब हम माने जब परिवार बीच में लाया गया हो। अधिकांश को तो पता ही नहीं चला, जब शादी निकाह हो गया तो परिवार को पता लगा कि बेटी ऐसा कर ली। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर सतर्क रहिए। मेन जो गेट है जिसको हम बंद कर सकते हैं वो सोशल मीडिया का गेट है, उसको बंद करिए। मतलब बंद करें मतलब रहिए, लेकिन वहां लक्ष्मण रेखा मानकर चलिए कि भाई इसके आगे हम इंटीमेसी में नहीं जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू अमिताभ जी। और कोशिश करिए कि उनके परिवार से अपने परिवार को मिलवाइए। सब नहीं बदल सकते, किसे पता नहीं भाई, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, लड़की ही कर ले। आप नहीं कर सकती तो परिवार को उससे करवा लीजिए कि ये भाई है कि भाईजान है, ये तो पता लग जाए। और वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर छांगुर जैसे लोगों के लिए सहूलियत बनी रहेगी भारत में, और फिर आपका जीवन अंधकार में हो जाएगा। क्योंकि जितने भी ये केसेस आए हैं, अब खुले हैं छांगुर के, उन बच्चियों की करुण कथा सुन के आंख में आंसू आ जाए। महीनों उनके साथ रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उनको एक मशीन बना कर रख दिया, और बस वो तहखाने में बंद है भेड़ की तरह, उसी में लोबान जल रहा है। इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई, इतने 40 कमरे, किसी की नजर नहीं गई। मतलब ताज्जुब होता है सिस्टम का कहीं ना कहीं। किसी एक इलाके के घर में 40-50 लड़कियां बंद हों, छोटी बात है क्या? कबूतर नहीं भाई, कबूतर भी बंद हो तो पता लगता है कि यहाँ कबूतर है, वहाँ लड़कियां नहीं, पता नहीं लगा किसी को। मैं कहता हूँ पैसा कान बंद कर देता है, मुंह बंद कर देता है, आंखों पे बिल्डिंग वाला चश्मा लगा देता है। ये पैसा ऐसी चीज है, सही। सबको पैसे ने खरीदा, सबको पैसे ने खरीदा। भारत में आप एक ईंट नहीं लगा सकते श्वेता जी बिना सिस्टम की जानकारी के। 40 कमरे छोड़ दीजिए, सिस्टम की मेहरबानी से ही बना जो कुछ बना, छांगुर का घर भी और छांगुर भी। चलिए, अब अच्छी बात यह है कि ये मामला सामने आया है, और मुझे लगता है इससे बच्चियां भी सीखेंगी, उनके माता पिता भी सीखेंगे, हम लोग अभिभावक भी सीखेंगे, और लड़कियां भी सीखेंगी, सबक लेंगी। थैंक यू सो मच अमिताभ जी, थैंक यू।